अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक और कहानी। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक उन्होंने मामूल के मुताबिक हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और सहन में बिछे तख्त पर गाव तकिए से टेक लगाया, साजिदा बेगम बेचैनी से उन्हें देखती रही कि वो कब फारिग होंगे। जैसे ही उन्होंने गाव तकिए से टेक लगाया, वो फौरन आगे बढ़ी। खाना ले आऊं? नहीं नेकबख्त, पहले तो मुझे वो खबर सुना दो जिसे सुनाने को तुम बेचैन हो। शोहर साहब मुस्कुराते हुए गोया हुए। 40 बरस का साथ था। दोनों एक दूसरे के मिजाज के सारे मौसम अच्छी तरह जानते थे। आज भी बेगम का चेहरा देखते ही समझ गए कि कोई बात है जिसे लबों पे लाने को वो बेकरार हैं। और यही हुआ। वो झट से पानदान घसीट कर उनके सामने बैठ गईं। ये भी उनकी एक खास अदा थी। अब वो खट खट सरोता चलाकर छालिया कुतरती जाती और मोहल्ले भर की खबरें सुनाती जाती। एक हाथ में सरोता, दूसरे में छालिया लेकर वो शुरू हो गईं। कोने वाले बच्चल साहब है ना, उनके घर बहू आई है। किसकी बहू? अरे भाई, उनकी अपनी बहू, सबसे छोटे बेटे की बीवी। निकाह करके किसी लड़की को घर ले आया है। अब के उन्होंने वाजे और साफ लफ्जों में ब्रेकिंग न्यूज सुनाई। अच्छा, फिर वलीमा कब है? ए लो, तुम्हें वलीमे की पड़ गई। साजिदा बेगम ने उन्हें घूरा। जरा देखो तो ये नई तांती कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह एक खेल मजाक बनकर रह गया है। माँ बाप की, खानदान की इज्जत, किसी बात की कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं। अब जो भी सुन रहा है थू थू कर रहा है। साजिदा बेगम के हाथ और जुबान दोनों एक साथ चल रहे थे। हमारे मोहल्ले में ये तीसरा केस है। कोई वबा फैली हुई है क्या? शोहर मुस्कुराए। अरे ये सब इन्हीं चीजों का कमाल है। मोबाइल, कंप्यूटर, केबल, नई पोत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हर कोई प्यार के बुखार में मुब्तला होकर वालिदैन का नाम रोशन कर रहा है। वो खटाखट यूं सरोता चला रही थी जैसे उससे छालिया नहीं बल्कि नई नस्ल का गला काट रही हो। अल्लाह रहम करे सब पर। वैसे पकाया क्या है? शोहर ने पूछा। माश की दाल पकाई है। अरे नेकबख्त, हफ्ते दाल मना रही हो क्या? पहले चने की दाल, फिर मसूर की, फिर मूंग की, अब माश। शोहर साहब तो बिलबिला उठे। ऐ तो मैं क्या करूं? पता तो है तुम्हें, घुटनों से लाचार हूँ। मुझसे नहीं जाया जाता बाजार वाजार। गोश्त कीमा कहाँ से लाती? और चलो किसी से मंगवा भी लूं तो इतना रोकड़ा कहाँ से लाऊं? तुम्हारी वो जरा सी पेंशन, ऊंट के मुंह में जीरा। जो नौकरी कर रहे हो उसकी तनख्वाह में ये दाल रोटी भी इज्जत से मिल रही है, गनीमत है। वो खटाखट सरोता चलाए हुए बिला तवक्कुफ शुरू हो गई। अच्छा नेकबख्त, अल्लाह तुम्हारे शोहर को सलामत रखे। जो दाल दलिया है वही ले आओ। उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए गाव तकिए से फिर टेक लगा ली। बेगम साहिबा को खाना गर्म करने और लाने में 10-15 मिनट तो जरूर लगते। अब वो घुटनों पे हाथ रख के खड़ी हुई थीं। जब तक खाना गर्म करके लाई और तख्त पर ट्रे रखी, वो तकिए से टेक लगाए लगाए एक झपकी ले चुके थे। ए सुनो मियाँ, सो गए हो क्या? हाँ, क्या हुआ? वो एकदम हड़बड़ा कर उठे। खाना खा लो। हाँ, जरा हाथ मुंह धो आऊं। वो आंखें मलते हुए तख्त से नीचे उतरे। आप क्या अपने साहबजादे के साथ खाएंगी? उन्होंने पहला लुकमा मुंह में रखा। ना भाई, अब इतनी देर इंतजार नहीं होता मुझसे। दवाई खानी होती है। मैं तो खाना और दवाई दोनों खाकर फारिग हो गई। वो बेनियाजी से बोली। याद है शादी के शुरू दिनों में रात 12 बजे तक तुम मेरा इंतजार करती थीं। जब मैं आता था तो दोनों मिलकर खाते थे। शोहर साहब खाना खाते हुए पुरानी सुनहरी यादों में खोने लगे। हाँ, वो भी एक दौर था, कनात और बेफिक्री का, जब ना तो ये निकोड़ मारी उल्टी सीधी बीमारियां थीं, ना नित नए मसाइल। अब तो बस। अच्छा, कल मैं जरा बच्चल साहब के हो आऊं, जरा देख कर तो आऊं कैसी लड़की है। सामने वाली आपा देख कर आई हैं, बता रही थी बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल अंग्रेजन, नीली आंखें, सुनहरे बाल, खूब गोरी चिट्टी दुबली पतली। अरे भली ये लोका, नीली क्या, हर रंग की आंखें अब बाजार में आम दस्तयाब हैं। जिस रंग के चाहो लेंस ले लो। और सुनहरे बाल हेयर डाई का कमाल भी हो सकते हैं, मगर खैर मुमकिन है कि कुदरती हुस्न ही हो। कुछ तो होगा, यूं ही तो कोई दीवाना नहीं हो जाता ना। बेगम साहिबा बोली। अल्लाह जाने ये लोग बेटे बहू को रखेंगे भी या निकाल देंगे। सामने वाले पड़ोसी के घर जब उनका बेटा लेके आया था तो उन्होंने अपने बेटे को घर से ही निकाल दिया था। साजिदा बेगम ने खुद कलामी की। सुई अभी तक वहीं ही अटकी हुई है। शोहर साहब ने मन ही मन में बोला,
मगर वो तो 6 महीने बाद वापस भी आ गया था। एक बेटा भी हो गया है, अब तो जैसे कोई बात ही नहीं। वो खुद से फिर सवालों जवाब में मगन थी। पान लगाऊं? नेकी और पूछ पूछ, शोहर साहब ने अखबार से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया। तौबा है, जरा जरा से कामों से ऐसी थक जाती हूँ जैसे पहाड़ के पत्थर तोड़े हैं। जरा सांस काबू में आई तो वो शुरू हो गई। इसीलिए कहता हूँ बहू ले आओ घर में, आराम मिल जाएगा तुम्हें, शोहर साहब ने मशवरा दिया। हाँ, दरख्तों पर टंग रही हैं कि उतार कर ले आऊं? वो भुन्ना गई। अरे कहाँ से ले आऊं बहू को? निकम्मे निखट्टू को कौन देगा अपनी लड़की? 1 महीना काम करता है तो 1 महीना आराम, ढंग से लगकर कुछ पैसे कमाए तो कुछ जोड़ जाड़ कर इसकी शादी करूं। 1 अंडा, वो भी गंदा। अच्छा भला वेल्डिंग का काम आता है, लग के करे तो ठीक ठाक नोट कमा ले, मगर करे कौन? खुदा दे खाने को तो फिर कौन जाए कमाने को? साजिदा बेगम तो भरी बैठी थीं, बस छेड़ने की देर थी। साज इतनी देर तक इतनी जोर से बजा कि बाप और बेटे दोनों के कान झुंझुना उठे। बेटा मनमोजी था और बहुत ही घुन्ना भी था। बाप की नसीहतें और माँ की डांट फिटकार बड़ी शराफत और आराम से सर झुकाए सुन लेता, मगर करता वही था जो अपनी मर्जी होती। कहीं बात भी लगाऊं तो कहाँ, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सब जगह तो साहबजादे ने अपनी शोहरत का डंका बजा रखा है। भला चूंटियों भरा कबाब कौन अपने दस्तरख्वान पर सजाएगा? साजिदा बेगम शुरू हुई ऐसी कि बस वो बोलती रहीं और शोहर बेनियाजी से अखबार में मुंह दिए रहे। बेटा अंदर कमरे में था जहां उनकी आवाज साफ जा रही थी, मगर वो भी बला का ढीठ, कान लपेटे अपने मोबाइल में ही मगन रहा। थक हार कर आखिर वो खुद ही खामोश हो गईं। बच्चल साहब के घराने से उनकी वाकफियत और सलाम दुआ अच्छी थी। अगले दिन उनके घर जा पहुंची, मगर नई दुल्हन घर में मौजूद नहीं थी। बहन बहुत अफसोस हुआ सुनकर, ये आजकल के बच्चे भी ना बस। साजिदा बेगम ने बच्चल साहब की बेगम से इजहार हमदर्दी किया। क्या करें बहन, हवा ही ऐसी चल पड़ी है, जवान औलाद के आगे हम बुढ़े क्या चीज हैं। बच्चल साहब की बेगम ने एक आह भरी। वैसे दुल्हन है कहाँ? अरे वो वलीमे का जोड़ा लेने गई है अपने मियाँ के साथ। वलीमे का? साजिदा बेगम हैरत से उछल पड़ी। बजाय बेटे बहू को घर से निकालने के तुम वलीमे की तैयारियां कर रही हो? हाँ, अब निकाह करके तो ले ही आया है, थोड़े से लोगों को बुलाकर खुद ही कर रहा है वलीमा। जो होना था वो हो गया, अब ववेला मचाकर क्या हासिल। बच्चल साहब की बेगम की बातें रजिया बेगम को तो बहुत अनोखी लग रही थीं, मगर वो चुप हो गईं। भला क्या कहती, जिनका बेटा बहू उनकी मर्जी, घर से निकालें या वलीमा करें। खैर कुछ देर दुल्हन का इंतजार करने के बाद वो घर चली आईं। अगले हफ्ते वलीमा है, वहीं देख लेंगे, उन्होंने सोचा। साजिदा बेगम कोई बहुत होशियार बाश बारीक बीन किस्म की खातून तो नहीं थी, मगर फिर भी कुछ दिनों से बेटे के साथ कुछ ऐसे वाकयात हो रहे थे कि वो ठटक जरूर गई थी। 5 मिनट में शेव और 10 मिनट में गुस्ल करने वाला सुस्तुल वजूद बेटा अब आधा घंटा महज शेव करने में ही लगा देता। खूब खुरच खुरच कर रोजाना शेव बनाई जा रही थी। गुस्ल के लिए अब खुशबूदार साबुन और इम्पोर्टेड शैम्पू गुस्ल खाने की जीनत बन गए थे। कहाँ तो पहले सीधे सीधे मुंह धोकर नाश्ता करके काम पे निकल जाता था, अब बनने संवरने में ही कितनी देर लगा देता। शेव के बाद आफ्टर शेव घर से निकलने से पहले खुशबूदार क्रीम बालों में जेल लगाकर बड़े तरीके से सेट करके आईने में हर तरह से अपना जायजा लेता। बॉडी स्प्रे करके फिर घर से निकलता। 2-4 नई पैंटें और शर्ट्स भी लाया था। और सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार वो लगातार 4 महीने से काम पर जा रहा था, वो भी एक भी छुट्टी किए बगैर। साजिदा बेगम गश न खाती तो और क्या करती। शोहर से अपने शकूक का इजहार किया तो वो हंस पड़े। पहले जब वो ये सब नहीं करता था तब भी तुम्हें शिकायत थी, अब वो खुद को बदल रहा है तो क्या परेशानी है तुम्हें? मैं तो कहती हूँ कि जरूर कोई चक्कर है। कैसा चक्कर? मुझे तो लगता है किसी लड़की के चक्कर में है तुम्हारा बेटा। अरे बिला वजह के वहम पाल रही हो तुम, इस उम्र में सभी लड़के शौकीन होते हैं। शोहर साहब ने हंसकर मक्खी उड़ाई। और वो जो मुसलसल 4 महीने से नौकरी पे जा रहा है एक भी छुट्टी किए बगैर, वो तो ये तो अच्छी बात है ना, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। तुम्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए, बेकार में उल्टा सीधा सोचकर परेशान हो रही हो। आती सर्दियों की एक खुशगवार मीठी सी शाम थी। रात में पकाने के लिए कीमा भिगोया हुआ था, उसे छलनी में डालकर निचड़ने को रखा और खुद प्याज प्लेट छुरी लेकर तख्त पर आन बैठी। दरवाजे पर खटका हुआ और बेटे की आवाज आई, आज जल्दी आ गया तू? उन्हें फौरन यही ख्याल आया। उनका बेटा आया तो अकेला नहीं था, एक और वजूद भी उसके हमरा था। ये मेरी अम्मा है, सलाम कर इन्हें। बेटे ने साथ खड़ी लड़की को बड़ी बेतकल्लुफी से मुखातिब किया। अरे ये कौन है? साजिदा बेगम ने दोनों को हैरत से देखते हुए सवाल किया।
अम्मा ये तुम्हारी बहू है, मेरी बीवी। बेटे ने दरिया को कूजे में बंद किया और वहीं तख्त पर बैठकर झुककर अपने जूते उतारने लगा। बहू? बीवी? साजिदा बेगम एकदम हवन्नक हो गई। 1 मिनट ठहरो अम्मा, अभी बताता हूँ सारी कहानी। वैसे पका क्या रही हो? आलू कीमा। वो इतनी हैरत में थी कि बेदहानी में उसके सवाल का जवाब भी दे गई। अच्छा तुम ऐसा करो, ये अपना बुर्का वगैरह उतार कर हाथ मुंह धो लो और सामने किचन है, आलू कीमा पकाना है, चीजें वहीं से ढूंढ ढांड के निकाल लेना। बेटे ने सामने खड़ी लड़की के लिए हदायतनामा जारी किया और फिर माँ की तरफ मतवज्जा हो गया। अम्मा ये मुनीरा है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ करीब ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। हम एक दूसरे को पसंद आ गए, हमने शादी कर ली। बेटे ने बेहद मुख्तसर लफ्जों में पूरी कहानी सुना दी। अच्छा अगर तुझे कोई लड़की पसंद आ गई थी तो तूने माँ बाप से जिक्र तक करना गवारा ना किया, खुद ही चुप चपाते निकाह करके ले आया। गैरों से भी बदतर हो गए हम। साजिदा बेगम जज्बाती हो गईं। ये बात नहीं है अम्मा, भला माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और कौन होता है। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि तुम राजी नहीं होती। वो क्यों भला? क्यों ना राजी होती मैं? क्योंकि इसकी पहले शादी हुई थी और फिर तलाक हो गई। बेटे ने बताया। हाय हाय, तलाकन से ब्याह कर लिया तूने? कोई ढंग की लड़की ना मिली तुझे शादी के लिए? गुस्से और रंज के मारे माँ की आवाज कांप रही थी। तो अम्मा मैं कौन सा कवारा हूँ, मेरी भी तो दूसरी शादी है। वो झुंझुलाकर बोला। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे छोड़कर गई थी वो। तेरे जैसे निखट्टू को कब तक बर्दाश्त करती, वरना कितनी अच्छी थी बेचारी, अच्छी भली रोटियां पकाती थी। माँ तुम भी ना फालतू बातें लेकर बैठ गई हो। बगैर नोट खर्च किए बहू घर में आ गई है, कदर करो और ऐश करो। ये प्याज कीमे के लिए है ना? गुमसुम नई लड़की ने साजिदा बेगम से पूछा। कीमे के लिए है ना? बहू ने प्लेट और छुरी उठाते हुए तस्दीक चाही। हाँ कीमे के लिए ही है। साजिदा बेगम ने बेबसी से उसे देखा। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, थू थू करेगा। आय हाय मेरे निखट्टू बेटे, ये क्या किया तूने? मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, जानने वाले कैसी हंसी उड़ाएंगे, लोग लानत मुलामत करेंगे। सोच सोच कर उनकी आंखें नम होने लगीं। पूरे घर में मसाला भूनने की लजीज खुशबू फैल रही थी। जब शोहर साहब घर में दाखिल हुए, कहने लगे, भाई वाह, आज तो बड़ी लजीज खुशबू आ रही है घर में। हाँ, तुम्हारी नई नवेली बहू जो खाना पका रही है। हैं? क्या? वो परेशान खड़े हो गए। इससे कह दो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कहीं और ठिकाना लगा ले अपना। इन दोनों को इस घर में रखकर मैं लोगों के मजाक और तंज का निशाना नहीं बन सकती। अगले रोज वो रूहानसी होकर अपने शोहर से बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, जैसे कहोगी वैसे ही होगा। शोहर साहब ने अपनी बीवी की दिलजोई करने की कोशिश की। ठीक है अम्मा, देख लेता हूँ कोई और घर कराएगा। अब जो ये 1 हफ्ता है उसे तो सुकून से गुजारो, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। सुबह नाश्ते में खूब सारी परतों वाले नरम गरम पराठे, कभी सालन, कभी अचार, कभी दही तो कभी अंडे के साथ तख्त पर बैठे बैठे मिल जाता था। दोपहर का खाना, सपहर की चाय, रात का दस्तरख्वान, उन्हें अब किसी शय के लिए तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। पूरे घर की सफाई भी हो जाती, गुसलखाना, बावर्ची खाना सब धुल धुला के साफ सुथरे चमकते रहते। आज 5वां दिन था, बहू ने मशीन लगाई हुई थी। अरे बीबी, एक बात तो बताओ। पहली बार अपनी बहू को मुखातिब किया। जी कहिए। पहले मियाँ से तलाक क्यों ली तुमने? निखट्टू था, न काम न धंधा, हर वक्त घर में पड़ा रहता था। रोज रोज की किलतिल से तंग आकर छोड़ ही दिया मैंने। अरे तो ये कौन सा जिम्मेदार शख्स ढूंढा है तूने? ये भी एक नंबर का निकम्मा है, 4 दिन लगकर कहीं काम नहीं करता। दूसरी बार भी धोखा खा लिया ना तूने? वो बिलबिला के बोली। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि 4 दिन ही सही, मगर आपका बेटा काम के लिए घर से निकलता तो है ना। वो कमबख्त तो 4 दिन की जहमत भी नहीं करता था। खुद ही आपके बेटे पर जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो 4 की जगह 6 दिन काम करने लग पड़ेगा। मुझे इतना तो भरोसा है। और ये जो तेरे भरोसे पे पूरा ना उतरा तो? सास ने सख्ती से पूछा। अल्लाह मालिक है, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, सिलाई भी अच्छी आती है, घर बैठे कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। वो कपड़े खंगालने बैठ गई। जब इतना हुनर है तेरे हाथ में तो पहले मियाँ का साथ ही दे देती। खामखाही तलाक का टीका लगवाया माथे पे अपने तूने। साजिदा बेगम बेधड़क होकर बोली। उस वक्त कहाँ थे ये हुनर मेरे हाथ में सास साहिबा? तलाक के बाद ही तो अकल आई कि कुछ ना कुछ हुनर अपने हाथ में भी होना चाहिए ताकि किसी की मोहताजी ना हो। वो माथे पे बल लाए बगैर उनके दिल शिकन सवालात के जवाबात दे रही थी। मेके में कौन कौन है तेरे? 4 भाई हैं, 2 बहनें, सब शादीशुदा हैं, माँ बाप फोत हो गए हैं। जब इतने सारे लोग थे तेरे पिछले घर में तो वहीं से इज्जत से रुखसत हो जाती ना। ये कैसे शादी कर ली तूने भाग के? दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? साजिदा बेगम भी दिल में जो बात आती थी जुबान पर लाने में जरा हिचकिचाहट महसूस ना करती, चाहे बात कड़वी हो या मीठी।
ایسی بات نہیں ہے، بھلا کون لڑکی چاہتی ہے کہ وہ گھر والوں کی مرضی اور دعاؤں کے بغیر گھر کی دہلیز پھلانگے۔ میں نے گھر میں بات کی تھی، آپ کے بیٹے کے بارے میں اپنے بھائیوں سے ملوایا تھا۔ بھائی اور بھابھیوں کے نہ ہاتھ کشادہ ہیں نہ دل، انہوں نے صاف کہہ دیا جو کرنا ہے اپنے بل بوتے پہ کر لو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ خرچ کرنے کے لیے نہ دینے کے لیے۔ بڑی بہن اور بہنوئی نے سر پہ ہاتھ رکھا، نکاح انہی کے گھر میں ہوا تھا، وہیں سے رخصت ہو کے آئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی تھی اور آواز میں ہلکی سی نمی گھلی ہوئی تھی۔ اچھا، ساجدہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ارے میں نے کہا سنتے ہو، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے شوہر کو پکارا۔ ہاں بیگم، بس یہ میچ ختم ہونے ہی والا ہے، ابھی آتا ہوں، پہلے اس کھیل کود سے فارغ ہو لو پھر تمہیں کہوں گی۔ ارے بس ختم ہی ہو رہا ہے، لو بھائی پاکستان جیت گیا۔ بھائی بہو، پاکستان میچ جیت گیا ہے، اسی خوشی میں ایک کپ چائے تو پلا دو۔ ابھی لاتی ہوں ابو، بس 5 منٹ۔ 2-3 روز بعد تو بہو بیٹا چلے ہی جائیں گے، تو سوچتا ہوں چائے ہی پی لوں بہو کے ہاتھ کی۔ شوہر صاحب نے اپنی بیگم کو صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہنا تھی تم سے۔ ہاں کہو۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کا ولیمہ کر دیں، تھوڑے سے افراد بلا کر ایک چھوٹی سی تقریب دے دیتے ہیں۔ مگر تم نے تو اپنے بیٹے اور بہو کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے گھر خالی کرنے کا۔ بس کیا کریں، اکلوتی اولاد ہے، چلو غلطی ہو گئی، اب خود سے کیسے الگ کر دوں میں انہیں؟ دونوں اکیلے کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے؟ اور پھر ہم اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ گھرداری بس اب میرے بس کی بات نہیں رہی۔ سوچ لو بیگم، لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا والوں کا سامنا کر لو گی تم؟ شوہر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھاڑ میں جائیں لوگ، مجھے کیا کسی سے، یہاں کون پارسا ہے، سب کے گھروں کی سب کہانیاں جانتی ہوں میں، اور پھر جوان اولاد کے ساتھ سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ انہوں نے تائید نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، جوان اولاد کے ساتھ سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب کی بار شوہر صاحب بھی مسکرا دیے۔ نئی بہو نے بھی سسر کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے ایک سکون کی ٹھنڈی سانس لی کہ شکر ہے آخر ساس اور سسر نے اسے قبول کر لیا۔